बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका MJPRU का है। यही पेपर जो है इस बार आपका कराया गया है BBA और BCom में, और BSc का भी एग्जाम हो चुका है, उसकी भी मैंने आंसर की करा रखा है। कल आपका पेपर जो है BA का लगा हुआ है, BA 6 सेमेस्टर का, जो कि यही पेपर आपको देना पड़ेगा 6 सेमेस्टर में, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। तो ये पेपर आपको देख के जाना है। एक मैंने BA की भी क्लास करा रखी है, आपको 3 वीडियो मेरे आपको देख के जाना है। टोटल आपके 300 क्वेश्चन बनेंगे। तो हम इन 300 क्वेश्चनों को आप रट लेते हो, तैयार कर लेते हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको अपने एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व करके आओगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, चैनल पर फर्स्ट से विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं सब BA BSc की ऑल सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, जो कि BA BSc BCom BBA सभी का इसका सिलेबस सेम रहता है, क्योंकि एक कंपलसरी पेपर आपका होता है को करके कोर्स के तहत। 2 घंटा आपका समय मिलेगा। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आएगा। 100 इसमें क्वेश्चन भी आपके आएंगे। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि संचार प्रक्रिया में पहला कदम क्या है, आपको ये बताना। तो संचार प्रक्रिया में जो पहला कदम होता है, पहला होता है सेंडर, जो संदेश भेजता है। उसके बाद होता है इनकोडिंग। अब इनकोडिंग क्या होता है? इनकोडिंग मतलब वो होता है जैसे कि संदेश आपने भेजा, तो दूसरे के पास जो रिसीवर हुआ उसके पास संदेश जो प्राप्त होता है, तो उससे पहले होता है इनकोडिंग। इनकोडिंग मतलब ये होता है कि संदेश को समझने में मदद करता है आपको। जैसे कि आप कोई चीज़ जो है संदेश आपने भेजा, तो ये जो इनकोडिंग होता है, ये जो है कह सकते हो इसका काम होता है, जिसके माध्यम से जो प्राप्त करता है उस संदेश को समझता है, तो इसी को हम इनकोडिंग कहते हैं। तो इसका जो प्रथम चरण हो जाएगा इसमें का आपका इनकोडिंग हो जाएगा। इसमें का दूसरा अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा जो है संचार प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, आपको बताना है। तो संचार प्रक्रिया में आपका सेंडर भी होता है, रिसीवर भी होता है, और जो है कंटेंट मतलब जो संदेश में जो है मैसेज भी होता है, लेकिन नॉइज नहीं होता है, शोर नहीं होता, क्योंकि शोर एक प्रकार की बाधा है ये संचार में। तो इसमें का तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें का इसका हिस्सा ही नहीं है शोर। फिर 3 नंबर क्वेश्चन के संचार में प्रतिक्रिया का अर्थ क्या होता है? प्रतिक्रिया मतलब फीडबैक। फीडबैक का मतलब ये होता है कि संदेश का जो है जवाब देना। ठीक है, फीडबैक जब संदेश आप कोई भेजते हो तो उस तरफ से जो प्रतिक्रिया आती है, फीडबैक आता है, इसी को हम क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं, प्रतिक्रिया कहते हैं, मतलब जवाब, संदेश का जवाब देना। इसमें का भी फिर 4 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन जो है अमौखिक संप्रेषण का उदाहरण आपको बताना। अमौखिक मतलब जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अब यहाँ से वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो देखो, वर्बल आपका जो कम्युनिकेशन होता है वर्बल, तो इसमें शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि किसी से बात करना। आप शब्दों का प्रयोग का मतलब ये नहीं कि केवल आप मुंह से बोलो, आप लिख कर भी शब्दों से बयां कर सकते हो, संदेश भेज सकते हो, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो। तो इन सभी चीज़ों का जो प्रयोग होता है शब्दों के माध्यम से, चाहे वो मुंह से हो या फिर लिखित रूप में हो, तो हम इसको कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, मौखिक संचार कहते हैं। अब नॉन वर्बल क्या होता है? अमौखिक, जिसमें शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज का, जैसे कि हाथों से इशारा करना, आंखों के माध्यम से इशारा करना, बॉडी पार्ट के माध्यम से इशारा करना। तो ऐसी चीज़ क्या है? ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसमें पूछ रहा कि जो है अमौखिक संचार का उदाहरण क्या है। तो देखो, ईमेल आपका जो है ये वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें जो है शब्दों का प्रयोग हुआ, क्योंकि ईमेल आप कैसे भेजोगे? शब्द लिख कर ही तो भेजोगे, तो ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन है। टेक्स्ट संदेश की बात करें तो इसमें भी आप शब्दों का यूज करोगे, तो ये भी क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन है। फिर देखो, इसमें फोन कॉल, तो बात आप करोगे उसमें भी तो शब्दों का प्रयोग करोगे, तो ये सब क्या है? ये तीनों की तीनों आपकी वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, जो भावात्मक अभिव्यक्तियां होती हैं, जैसे कि आपका फेस का एक्सप्रेशन क्या है, तो ये सब चीज़ें क्या है, एक कह सकते हो व्यक्त करती है आपकी मुस्कुराहट को, कि आपका चेहरे का फेस कैसा, मतलब जो है कैसा दिख रहे हो, गुस्से में हो या फिर जो है खुश प्रसन्नता आपके चेहरे पर है। तो एक प्रकार की ये बॉडी लैंग्वेज है, जिसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन कि संचार में शोर का अर्थ क्या होता है? नॉइस मतलब शोर। तो संचार में जो शोर होता है, संदेश को बिगाड़ने वाली एक बाधा होती है। क्या होती है? संदेश को बिगाड़ने वाली एक सामान्य सी बाधा होती है। इसमें करेक्ट होगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर की संक्षेपण प्रक्रिया में किस तत्व का जो है जिम्मा होता है कि संदेश प्राप्त करता है तत्व जो है सही से पहुंचे। तो किसकी जो है जिम्मेदारी होती है, जो जिम्मा होता है, तो जो है चैनल की होती है,
ठीक है, माध्यम के होते हैं। चैनल के माध्यम से मतलब ये हुआ है कि संचार जो प्रक्रिया होती है इसके माध्यम से वह साधन जिसके द्वारा जो है संदेश प्रेषक तक जो है प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं माध्यम कहते हैं, चैनल कहते हैं। ठीक है, इसमें का भी अगला क्वेश्चन भी आपका 7 नंबर के संदेश को समझने योग्य प्रतीक या जो है भाषा में रूपांतरित करने को हम जो है क्या कहते हैं, उसको आपको बताना है। 7 नंबर की हम बात करें तो इसको इनकोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकोडिंग कहते हैं। इसमें का दूसरा अगला क्वेश्चन भी आपका है 8 नंबर कि संप्रेषण प्रक्रिया में अंतिम कदम क्या होता है, आपको बताना है। तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है तो इसमें सेंडर होता है, फिर रिसीवर मैसेज होता है, तो लास्ट में जो होता है फीडबैक होता है। ठीक है, प्रतिक्रिया देना होता है। इसमें का सी संप्रेषण प्रक्रिया में किसे जो है अदला बदली किया जाता है, तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है, संप्रेषण मतलब यह होता है, संप्रेषण का मतलब क्या होता है, संचार, कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो इसका मतलब यह होता है चाहे सूचनाओं का या फिर जो है संदेश का हो, दोनों एक ही चीजें होती है। इसमें का सी अगला क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर के निम्नलिखित में से कौन जो है मौखिक संवाद का उदाहरण आपको बताना है, यानी वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। तो बॉडी लैंग्वेज ये तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, हाथों से इशारा करना भी नॉन है। और लिखित सूचना, तो लिखित सूचना क्योंकि यहाँ से मौखिक की बात कर रहा है, ठीक है, तो वर्बल ये दोनों वैसे तो इसमें इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ये नीचे के दोनों, लेकिन इसमें जो मुख्यतः होना चाहिए वो बोले गए वर्ड होने चाहिए। मौखिक यहाँ से बात करा मौखिक संवाद, ठीक है। तो वैसे तो एग्जाम्पल ये दोनों है, तो इसमें ज़्यादातर सही आपका डी वाला रहेगा, लेकिन दोनों इसके जो है उदाहरण है, ये मत भूलना। आपको यूनिवर्सिटी हो सकता है इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ी त्रुटियाँ हो गई है उसके द्वारा, चलेगा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित से कौन सी जो है बाधा उन शब्दों का प्रयोग करने से होती है जिनका व्याकरण अर्थ जो है विभिन्न लोगों के लिए जो अलग होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। 11 नंबर की हम बात करें तो हम इसको कहते हैं शब्दांतरण बाधा कहते हैं। मतलब जो है निम्नलिखित में से कौन सी बाधा उन शब्दों का प्रयोग करने से होती है जिनका व्याकरण जो है अर्थ विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग होता है, तो इसको हम शब्दांतरण बाधा कहते हैं। इसमें का तीसरा, जब जो है प्राप्तकर्ता वातावरण में जो उच्च धन ध्वनियों के कारण विचलित होता है, तो यह किसका जो उदाहरण आपको बताना है। तो ये जो एग्जाम्पल हो जाएगा जिसके कारण विचलित होता है, तो शोर के कारण विचलित होता है, इसमें का नॉइज हो जाएगा। इसमें का 12 का सी। फिर आपका है संदेशक जो है और प्राप्तकर्ता के बीच साझे किए हुए अनुभव, रुचियों, संदर्भों की कमी को जो है क्या कहा जाता है, तो इसको हम मानसिक बाधा कहते हैं। इसमें का बी 13 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। फिर 14 नंबर क्वेश्चन कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक या लिखित शब्दों का प्रयोग करके संचार को क्या जो है कहते हैं, आपको बताना है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक की बात कर रहा है, मौखिक या लिखित शब्दों का। तो जहाँ पर मौखिक और लिखित शब्दों का प्रयोग होगा उसको हम जो है वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, मौखिक संचार कहते हैं। इसमें का सी। फिर 15 नंबर क्वेश्चन के जो है व्यापारिक और आधिकारिक संदर्भों में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए आमतौर पर किस प्रकार के जो है संचार का प्रयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। 15 नंबर की हम बात करें तो इसमें जो प्रयोग होता है लिखित संचार का, इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर है कि अखबार, रेडियो, टीवी जैसे जो है परंपरागत मीडिया चैनलों के माध्यम से होने वाले संचार को क्या कहते हैं, तो उनको हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं, जनसंचार कहते हैं, ठीक है। अखबार, रेडियो, जो टीवी होती हैं, इन सबसे जो होने वाला जो संचार होता है चैनलों के माध्यम से उसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं, जनसंचार, लोगों के द्वारा जो यानी लोगों तक जो संचार पहुंचाया जाता है। इसमें का बी। फिर आपका है चित्रग्राफी, तस्वीर के द्वारा जो है सूचना पहुंचाने के लिए किस माध्यम का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर चित्रों की बात आएगी तो विजुअल आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा, दृश्य संचार, ठीक है। इसमें का भी। फिर आपका है संचार में स्पष्टता का अर्थ क्या होता है, आपको बताना। तो संचार में स्पष्टता का मतलब होता है सरल और समझने योग्य भाषा का प्रयोग। इसमें का बी 18 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा बी। फिर 19 नंबर क्वेश्चन के संचार में संक्षिप्तता का अर्थ क्या होता है, तो संक्षेप में मुद्दे पर रहना। इसमें का बी 19 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन की प्रभावी संचार में सी सटीक और त्रुटि मुक्त होने पर केंद्रित है। तो वैसे तो 7 सी होते हैं आपके संचार में, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सी सटीक, त्रुटि
मुक्त होने पर केंद्रित है। तो मतलब जो है सटीक, विश्वसनीयता यानी तो है त्रुटि मुक्त, जिसमें त्रुटि ना हो। तो जाहिर सी बात है सटीक और विश्वसनीय होगा, इसमें का करेक्टनेस होगा, इसमें का डी। अगला ऑप्शन भी आपका कि संचार में शिष्टाचार में क्या जो है बढ़ावा दिया जाता है, आपको ये बताना है। तो संचार के शिष्टाचार में क्या बढ़ावा दिया जाता है, 21 नंबर की हम बात करें तो इसमें जो बढ़ावा दिया जाता है वो दिया जाता है शिष्टाचार और जो है सम्मान की। शिष्टाचार की बात है तो शिष्टाचार और सम्मान की। फिर संचार में सहमति का जो है क्या अर्थ है आपको बताना है। तो जो कम्युनिकेशन है इसमें सहमति का मतलब होता है कि विचारों और जो है राय में जो है सहमति होती है। ठीक, इसमें का पहला केवल राइट होगा, दूसरा असहमति होता है ये नहीं होगा। और विभिन्न जो है जो पर्चे हैं उसको नज़रअंदाज करना भी नहीं होगा, विषय को बार बार बदलना भी नहीं होगा, केवल इसमें का पहला होगा, विचारों और राय में जो है सहमति। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन से श्रवण कौशल में वक्ता के प्रति वास्तविक रुचि और चिंता दिखाना जो है शामिल है, आपको ये बताना है। तो किसमें शामिल है, तो संवेदनशील जो है श्रवण में है, इसमें का बी होगा। फिर 24 नंबर का अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर कि किस प्रकार के श्रवण में जो है सुनने में श्रोता केवल जो है उन तत्वों पर ध्यान केंद्रित करता है जो उसके पूर्व धारित धाराओं को जो है साबित करते हैं। मतलब जो है इसका मतलब यह है कि जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, उन पर ध्यान केंद्रित करता है जो पहले से जो है किसी ने कहा कि आपको उसी पर ध्यान देना, मतलब जिसको हम सिलेक्टिव हम लिसनिंग कह सकते हैं, चयनात्मक श्रवण हम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 24 नंबर क्वेश्चन का। चलेगा, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे आज का है 25 नंबर कि किस जो है श्रवण कौशल में श्रोता को वक्ता के संदेश को स्पष्ट करने के लिए उचित प्रश्न जो है पूछने की आवश्यकता होती है। तो किसमें होती है, 25 नंबर की हम बात कर ले तो ये होती है सक्रिय श्रवण में। यानी जो है जब आप एक्टिव लिसनिंग करोगे, मतलब जो है आप सक्रिय रूप से जब आप दूसरे की बातों को सुनोगे, आप तभी उससे जो है प्रश्न कर सकते हो, नहीं फिर अन्यथा नहीं कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है कोई भाषण दे रहा है, कुछ पॉइंट ऐसे रख दे या फिर कुछ गलत रख दे, तभी आप उससे स्पष्ट कर सकते हो, मतलब जब सही से सुनोगे। फिर आपका 26 नंबर क्वेश्चन की जो है पैराभाषा विज्ञान से जो है क्या संबंधित आपको बताना है। तो इससे जो है ओकल क्यूज और जो है गैर भाषणिक जो है ध्वनियाँ इससे संबंधित है, इसमें का तीसरा। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है पैराभाषिक विज्ञान संचार का उदाहरण कौन सा है, आपको ये बताना है। तो इसका जो उदाहरण है सहमति दिखाने के लिए सिर हिलाना, इसमें का बी। फिर 28 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से कौन सी जो है पैराभाषा वैज्ञानिक विशेषता आवाज़ की ऊंचाई या कमी से जो है संबंधित है, आपको ये बताना है। तो स्वर शैली संबंधित है, इससे कौन संबंधित है, स्वर शैली संबंधित है, इसको हम पिच कहते हैं, स्वर शैली से संबंधित है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इंटोनेशन कहते हैं। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। आवाज़ की जो है भाव, आवाज़ की भाव का मतलब होता है आवाज़ का उतार चढ़ाव, ठीक है, जिसको हम स्वर शैली भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जो कि आपका है 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी जो है पैराभाषा वैज्ञानिक विशेषता वाक्य की गति या जो है चाल से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो कौन संबंधित तो कहोगे जो है गति संबंधित है, ठीक है, इसमें का डी हो जाएगा। फिर आपका है 30 नंबर क्वेश्चन कि संचार में चुप्पी का जो है प्रयोग करना किस पैराभाषिक विज्ञान की विशेषता है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जो है हम चर्चा करेंगे। तो जो 30 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि संचार में चुप्पी का प्रयोग करना, यानी जो है चुप्पी का मतलब होता है जो कम्युनिकेशन होता है, ऐसा जो है कम्युनिकेशन, ऐसा संचार जिसमें चुप्पी का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं बोला जाता है, चुप्पी के माध्यम से जो संचार होता है। तो ये जो है पैराभाषिक विशेषता का उदाहरण, तो किसका उदाहरण है, चुप्पी का प्रयोग किसमें होता है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम काइनेसिक्स की यदि हम बात करें, तो जो काइनेसिक्स दिया हुआ है इसमें क्या होता है, इसमें हम शारीरिक जो है हाव भाव, मुद्रा, चेहरे का भाव क्या है, इन सब चीज़ों को इसमें जो हम अध्ययन करते हैं। इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं, शारीरिक हाव भाव, शारीरिक हाव भाव का हम इसमें अध्ययन करते हैं। बॉडी का पोस्चर क्या है, चेहरे का भाव क्या है। और यदि हम बात करें प्रोक्सीमिक्स में, तो प्रोक्सीमिक्स जो होता है इसमें हम संचार में स्थान, मैंने सब जो है संचार में जो प्लेस होता है उसका इसमें हम अध्ययन करते हैं। प्लेस का, स्थान का मतलब स्थान का हम अध्ययन करते हैं, संचार में स्थान का। फिर इसमें जो लास्ट में दिया हुआ है चौथा इसमें का ऑप्शन, जिसको हम कहते हैं
क्रोनेमिक्स कहते हैं। तो क्रोनेमिक्स होता है संचार में समय, ठीक है, कम्युनिकेशन इन टाइम, संचार में जो है समय। तो ये जो है जो टाइम होता है संचार में, इसको ये इंडिकेट करता है इसमें, ठीक है। समय की जो पाबंदी होती है, जो समय इसमें लगता है, उसको इंडिकेट करता है। जो इसमें दिया हुआ तीसरा ऑप्शन ओके लिक्स, ओके लिक्स का मतलब होता है चुप्पी, ठीक है, चुप्पी, जिसमें जो है अशाब्दिक शब्दों का प्रयोग होता है, बिना बोले शब्दों का प्रयोग किए बिना बॉडी के माध्यम से इशारा करना, जिसको हम चुप्पी जो है संचार कहते हैं। तो इसमें हम चुप्पी संदेश जो होता है, संचार होता है, इसको हम कहते हैं ओके जो है लिक्स कहते हैं। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर 31 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि इंडोरिस शब्द में किस जो है शब्दांश पर बल दिया गया है, तो ड्यूस में ड्यूस पर दिया गया। इसमें का तीसरा पर्सनीय कौशल स्वास्थ्य और से किस जो है क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, आपको ये बताना। तो चिकित्सा, इंजीनियरिंग, शिक्षा, ये सभी में। इसमें का डी होगा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन की ओपन जो है एंडेड प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। तो 33 नंबर की हम बात करें तो इसका जो उद्देश्य है विस्तृत जो है प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर 34 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा एक जो है प्रश्न एक खुला प्रश्न है, आपको बताना है। तो इसमें का खुला प्रश्न कौन सा है, तो देखो इसमें हो रही है, यानी जो है अभी पूर्ण नहीं हुआ है और तुम रिपोर्ट पूरी की है, और जो है क्या तुम जो है पार्टी में आ रहे हो, तो इसमें कहीं ना कहीं देखा है तुम्हारा जो विकेट कैसा था, ठीक है। इसमें एक खुला प्रश्न है ये, ठीक है, विकेट कैसा था, है नहीं था, मतलब जो एक खुला प्रश्न बन जाता है। तो इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, 34 नंबर क्वेश्चन का दूसरा। फिर आपका है कौन सा जो है प्रश्न एक विस्तृत जो है उत्तर प्रेरित करता है, आपको ये बताना है। तो विस्तृत उत्तर प्रेरित करता है। 35 की हम बात करें तो आपका जो होता है, जिसको ओपन हम एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, खुला प्रश्न, ये करता है। इसमें का डी। फिर आपका है 36 नंबर क्वेश्चन की प्रोबिंग प्रश्न पूछते समय आपको किससे बचना चाहिए, तो सीधे होना, इससे आपको नहीं बचना चाहिए। एक साथ कई प्रश्न पूछने से आपको बचना चाहिए। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है ईमेल विषय पंक्ति का कौन सा तत्व जो है महत्वपूर्ण नहीं है, आपको ये बताना। देखो इसमें स्पष्ट संक्षेप विषय ये महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक जो है कीवर्ड भी महत्वपूर्ण है, और जो है अति आवश्यक संकेतक ये भी महत्वपूर्ण, लेकिन जो इसमें दिया इमोशंस इसमें बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, यानी तीसरा नहीं सॉरी दूसरा ऑप्शन राइट होगा इसमें का। फिर 38 नंबर क्वेश्चन की एक जो है औपचारिक ईमेल के प्रारंभ में जो है क्या होना चाहिए, तो ईमेल के प्रारंभ में क्या होना चाहिए। 38 की हम बात करें तो इसमें होना चाहिए स्पष्ट और जो है शिष्ट वाक्य होना चाहिए, क्लियर उसमें वाक्य होना चाहिए। इसमें का तीसरा। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन कि एक औपचारिक ईमेल को जो है समाप्त करने का सही तरीका क्या है, आपको ये बताना है। तो सही तरीका है आपका जो है विश्वास पूर्वक। इसमें करेक्ट आपका होगा डी ऑप्शन, ठीक है। 39 क्वेश्चन का डी होगा। फिर 40 नंबर क्वेश्चन ईमेल लेखन में किस जो है सामान्य गलती से आपको बचना चाहिए, तो ईमेल लेखन में आपको जो बचना चाहिए संक्षेपों जो है श्लोक का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए, ठीक है, श्लोक का स्लैग से आपको बचना चाहिए। इसमें का पहला। फिर 41 नंबर क्वेश्चन की स्मॉल टॉक का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। इसका जो उद्देश्य है तालमेल जो है स्थापित करना और संबंध बनाना। इसमें का भी। फिर 42 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा जो है विषय इस जो है स्मॉल टॉक के लिए उपयुक्त है, आपको ये बताना है। तो स्मॉल टॉक के लिए कौन सा विषय उपयुक्त है, तो नई फिल्में और जो किताबें हैं। इसमें का सी है। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन की स्मॉल टॉक में किसी जो है दूसरे व्यक्ति में रुचि दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका है खुले प्रश्न जो है पूछकर। इसमें का आप लगाओ बी ऑप्शन, ठीक है, खुले प्रश्न पूछकर। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 43 का। 44 नंबर क्वेश्चन की कौन सा जो है अशाब्दिक संकेत छोटी बातचीत के दौरान सहभागिता जो है दर्शाता है, आपको ये बताना है। तो सिर हिलाना और मुस्कुराना इसको दर्शाता है। इसमें करेक्ट आपका होगा सी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अशाब्दिक की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सिर हिलाना मुस्कुराना इसको दर्शाता है। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन पे आपका स्मॉल टॉक का सबसे अधिक इस्तेमाल किस जो है सेटिंग में किया जाता है, आपको ये बताना है। तो पारिवारिक सभा में भी किया जाता है, जो समान बैठकें होते हैं उसमें भी किया जाता है।
तो यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए इसमें का बी ऑप्शन को ज़्यादा सही ठहराएगी। फिर 46 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित से जो है कौन सा व्यक्तित्व प्रकार सामाजिक उत्साही और ऊर्जावान होता है, आपको ये बताना है। 46 नंबर की यदि हम बात करें तो यहाँ से बात करा कि जो है व्यक्तित्व प्रकार सामाजिक उत्साही और ऊर्जावान होता है, उसको हम कहते हैं बाहिर्मुखी कहते हैं। ठीक है, ये जो लक्षण होते हैं बाहिर्मुखी के होते हैं, इसमें काव्य होगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 47 नंबर के किस व्यक्तित्व गुण से संगठित विद्यमान विवरण मुद्रित होने की जो है संबद्धता होती है, आपको ये बताना है। तो ये होती जागरूकता से संबंधित है। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन कि किस जो है व्यक्तित्व प्रकार को कल्पनाशील उत्सुक और जो है नए अनुभव के लिए खुले होने की जो है प्रवृत्ति होती है, आपको ये बताना है। तो किस में होती है, तो खुलापन में होती है। यहाँ से खुलेपन की बात कर रहा है, खुले होने की, तो ये खुलेपन में ही होती, इसमें 81 हो जाएगा। फिर 49 नंबर क्वेश्चन कि किस जो है व्यक्तित्व गुण के शांत भावात्मक रूप से स्थिर और प्रतिरोधी होने को जो है संबंध होता है, आपको बताना है। तो किस में होता है, 49 की हम बात करें तो ये होता है आपका इमोशनल में। ठीक है, भावात्मक स्थिरता में। फिर 50 नंबर क्वेश्चन किस व्यक्तित्व प्रकार को संरक्षित आत्म अंतर्दृष्टिपूर्ण एवं जो है एकांत पसंद होता है, आपको ये बताना है। तो ये जो पसंद होता है अंतर्मुखता को होता है, इसमें करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आपका है 51 नंबर कि बचपन में जो है व्यक्तित्व होता है, तो बचपन में जो अंतर्मुखता का भी होता है, बाहिर्मुखता, उभयमुखता, ये सभी हो सकते हैं, इसमें का डी। कौन सा जो है सांस्कृतिक कारक छात्र की अधिगम क्षमता को अत्यधिक जो है प्रभावित कर सकता है, तो कौन कर सकता है, 52 की हम बात कर ले तो इसमें जो है रूढ़िया जो है पूर्वाग्रह कर सकता है, इसमें का डी लगाओ। एक बालक के व्यक्तित्व को मापने की सर्वाधिक जो है व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है, तो सबसे अच्छी जो विधि है प्रश्नावली विधि है, इसमें का लगाओ सी ऑप्शन। अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है, तो अल्फ्रेड जो है जुंग ने किया है, इसमें का बी। फिर आपका है ड्रेस फॉर सक्सेस का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो विभिन्न अवसरों के लिए उचित तरीके से जो है पहनना, इसमें का बी होगा। नौकरी के जो है साक्षात्कार के लिए उचित तरीके से पहनना क्यों महत्वपूर्ण है, आपको ये बताना है। तो इसलिए पहनना महत्वपूर्ण क्योंकि अच्छा जो है पहला जो है प्रभाव डालने के लिए, इसमें का लगाओ अब सी होगा। फिर आपका है निम्न में से कौन जो है एक औपचारिक व्यावसायिक जो है मीटिंग के लिए सही पहनावा क्या है, आपको ये बताना है। तो इसके लिए जो पहनावा है पुरुषों के लिए जो है सूट टाई, महिलाओं के लिए व्यावसायिक सूट। ठीक है, इसमें का लगाओ सी ऑप्शन। फिर 58 नंबर क्वेश्चन के व्यावसायिक जो है कैजुअल पहनावा समानता क्या होता है, आपको ये बताना है। तो ये जो होता है औपचारिक और जो है आरामदायक परिधान का मेल होता है, इसमें का लगाओ सी। ड्रेसिंग फॉर सक्सेस में जो है ग्रूमिंग का क्या महत्व होता है, आपको ये बताना है। तो इसका महत्व होता है या जो है आपके समग्र स्वरूप को जो है निखारता है, इसमें का बी। फिर 60 नंबर क्वेश्चन की कौन सी जो है हेयर स्टाइल एक औपचारिक दिखने से जुड़ी हुई है, आपको ये बताना है। तो स्लीक जो है अपडू जुड़ी हुई है, इसमें का होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन पे आपका 61 नंबर की आप एक जो है चमकदार हेयर स्टाइल के लिए घुंघराले बालों और उड़ने वाले बालों को कैसे जो है कम कर सकते हैं, आपको ये बताना है। तो उसको आप कम कर सकते हो थोड़ी सी जो हेयर ऑयल और सीरम का उपयोग करके, इसमें का बी। फिर आपका है निर्धारित कर्ल बनाने के लिए कौन सा हेयर टूल जो है सबसे अच्छा होता है, आपको बताना। तो कर्लिंग जो है आयरन होता है, इसमें करेक्ट होगा आपका सी। 62 का सी ऑप्शन है। फिर आपका हेयर स्टाइलिंग में जो है ब्लो आउट का क्या जो है अर्थ होता है, आपको ये बताना था। तो ब्लो आउट का अर्थ होता है एक पेशेवर हेयर स्टाइलिंग तकनीकी, इसमें का भी। फिर 64 नंबर क्वेश्चन की कौन सा जो है हेयर कलर अक्सर क्लासिक माना जाता है और औपचारिक स्थितियों के लिए जो उपयुक्त होता है, आपको ये बताना है। तो ये होता है जेड ब्लैक, इसमें करेक्ट होगा आपका जेड ब्लैक, इसमें का होगा सी। आमने सामने साक्षात्कार का मुख्य जो लाभ क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका जो लाभ हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यक्ष संपर्क और जो है आपसी तालमेल, इसमें का सी। टेलीफोनिक जो है साक्षात्कार में निम्नलिखित में से कौन सी जो चुनौती है, आपको बताना है। तो इसमें जो एक चुनौती है वो आपकी है स्पष्ट संचार में बाधा आ सकती है,
ठीक है, तो एक प्रकार की चुनौती है। इसमें का होगा बी। 66 नंबर क्वेश्चन का बी है। 67 नंबर पे आपका क्वेश्चन की टेलीफोनिक साक्षात्कार की तुलना में वीडियो साक्षात्कार एक जो है लाभ क्या है, इसका आपको बताना है। तो इसका जो एक लाभ है प्रत्यक्ष आमने सामने बातचीत, ठीक है, यही इसका लाभ, क्योंकि वीडियो कॉल में वीडियो वाला जो साक्षात्कार होता है इसमें व्यक्ति आमने सामने बात जो है संचार कर सकता है, यही केवल एक लाभ होता है। फिर आपका 68 नंबर क्वेश्चन है कि साक्षात्कार में शुरुआत बयान का जो है उद्देश्य क्या होता है, आपको बताना। तो संबंध स्थापित करना और माहौल जो है निर्धारित करना, इसमें का भी। फिर 69 नंबर क्वेश्चन के साक्षात्कार के दौरान सक्रिय रूप से सुनना जो है क्यों महत्वपूर्ण होता है, आपको ये बताना था। तो सक्रिय रूप से सुनना इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि जो है समझने और प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए, इसमें का पहला। फिर 70 नंबर क्वेश्चन है साक्षात्कार के समापन के दौरान क्या किया जाना चाहिए, आपको ये बताना है। तो आपको जो करना चाहिए मुख्य बिंदु का संक्षेप और अगले कदम सारांशित करें, इसमें का भी। समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विचारों और दृष्टिकोणों का आदान प्रदान करना, इसमें का आप लगाओ बी ऑप्शन। 71 का बी है। अगला क्वेश्चन पे आपका है 72 नंबर की समूह चर्चा का प्रभावी पहलू कौन सा है, आपको बताना है। तो इसका जो पहलू है दूसरों की जो है बात को बार बार जो है काटना, या फिर जो है विषय को जो है नज़रअंदाज करना, दूसरे को सक्रिय रूप से सुनना, फिर जो है चर्चा में योगदान नहीं करना। तो समूह चर्चा में प्रभावी पहलू कौन सा है, 72 की हम बात करें तो दूसरों को सक्रिय रूप से सुनना होता है सबसे प्रभावी पहलू, इसमें का सी। फिर 73 नंबर क्वेश्चन के समूह चर्चा के दौरान प्रतिभागी को किससे जो है बचना चाहिए, तो प्रतिभागी को जो है, ठीक है, डिसरिस्पेक्टफुल और जो है रूट से बचना चाहिए, असम्मान जो है जनक और असभ्य से होने से बचना चाहिए। फिर आपका है समूह चर्चा का निष्कर्ष कैसे जो है किया जाना चाहिए, तो इसका जो निष्कर्ष किया जाना चाहिए मुख्य जो है बिंदु को संक्षेपित करके, इसमें का भी। नौकरी का साक्षात्कार आमतौर पर कितना लंबा होता है, तो 60 मिनट का होता है। अगला क्वेश्चन पे आपका रिज्यूम का उद्देश्य क्या है, तो नौकरी के लिए जो इंटरव्यू होता है, इसमें का पहला लगाओ, ज़्यादा बेटर है। रिज्यूम में निम्न में से क्या जो है शामिल नहीं किया जाना चाहिए, तो रिज्यूम में जानकारी भी होती है और कार्य अनुभव भी होते हैं, कौशल यानी स्किल और योग्यताएं आपकी होती है, लेकिन आपकी हॉबीज कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें का बी लगाओ। 77 का बी है। 78 नंबर क्वेश्चन की कौन सा रिज्यूम प्रारूप समानता कार्य अनुभव को जो है उल्टे कालानुक्रमिक जो है क्रम में दर्शाने के लिए जो उपयोग किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको जो कहा जाता है डी ऑप्शन इसमें का सही होगा, कालगत जो है रिज्यूम कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम इसमें का होगा आपका डी ऑप्शन। रिज्यूम के लिए जो आदर्श लंबाई कितनी, तो रिज्यूम होता है 1 पेज का समानता, इसमें का भी। रिज्यूम पर जो है पिछले कार्य अनुभव का वर्णन करते समय कौन से काल का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो पिछले की बात करा तो पास्ट की होगी बात, ठीक है, भूतकाल की। लिंक्डइन प्रोफाइल फोटो जो है कैसा होना चाहिए, तो पेशेवर जो है हेड शॉट होना चाहिए, इसमें का होगा आपका भी। लिंक्डइन पर जो है कनेक्शन अनुरोध को जो है व्यक्तिगत कैसे बनाए, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, 82 की हम बात करें तो आपको जो करना है साझा हितों या जो है कनेक्शन का उल्लेख करें, इसमें का सी। लिंक्डइन पर पोस्ट करने के लिए सर्वोत्तम प्रथा क्या है, आपको बताना है। तो इसकी जो प्रथा है वो आपकी है प्रासंगिक जो है हैशटैग का उपयोग करके, इसमें का सी। लिंक्डइन प्रोफाइल को जो है अपडेट करने की अनुशासित अवधि कितनी है, तो हर कुछ जो है महीने में, इसमें का भी। लिंक्डइन कनेक्शन के साथ जो है कैसे जुड़े, तो इसके साथ आपको कैसे जुड़ना, तो आपको जो है अपनी अपडेट को जो अपडेटर्स है उसको लाइक टिप्पणी जो साझा करके, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन पे आपका कि मुस्कान आमतौर पर किससे संबंधित है, तो दोस्ती से, ठीक है, इसमें का भी। बॉडी लैंग्वेज में क्रॉस्ड आर्म का संकेत क्या होता है, तो इसको हम कहते हैं संरक्षण कहते हैं, ठीक है, इसमें का भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है इशारा अक्सर रुचि की ओर जो है संकेत करता है, तो रुचि की ओर कौन संकेत करता है, आपको बताना है। तो ये जो करता है रुचि की ओर, ये करता है लर्निंग फॉरवर्ड यानी जो है आगे की ओर झुकना, इसमें का भी है। बातचीत के दौरान तेज आंख जो है झपकाना है क्या दर्शाता है, तो घबराहट को, ठीक है, इसमें का पहला। 89 नंबर क्वेश्चन का पहला होगा। फिर आपका 90 नंबर क्वेश्चन की बातचीत के दौरान मजबूत नज़रों के संपर्क बनाए रखने की समान व्याख्या क्या है, आपको बताना, तो ईमानदारी होती है।
यानी मजबूर न जो संपर्क बनाना ईमानदारी को दर्शाता है। इसमें का बी 90 का बी 91 क्वेश्चन की प्रोक्सीमिक्स का जो है अर्थ क्या होता है। तो प्रोक्सीमिक्स जो होता है ये आपके संचार में आपके जो जो स्पेस और जो डिस्टेंस होता है उसको इंडिकेट करता है। इसमें करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 92 नंबर क्वेश्चन के हैप्टिक्स का जो है सही अर्थ क्या है आपको बताना है। इसका अर्थ होता है स्पर्श संचार का अध्ययन, ठीक है, जो टच कम्युनिकेशन होता है इसका अध्ययन होता है। इसमें का पहला। फिर आपका है आइक्यूलेसिक्स। आइक्यूलेसिक्स की जब भी बात आएगा तो नेत्र के व्यवहार और नेत्र का संपर्क का जो अध्ययन होता है इस पर आपको लगाना है। इसमें का सी। पैराभाषा का अर्थ क्या होता है तो बोले गए शब्दों के अलावा मुखर ध्वनियों और जो है विशेषता। फिर है निम्न में से कौन जो है पैराभाषा का उदाहरण है आपको बताना है। तो पैराभाषा का जो एग्जाम्पल है वो आपका है आवाज़ की ध्वनि है, ठीक है, टोन ऑफ वॉइस। अगला क्वेश्चन की आपका काइनेसिक्स मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो काइनेसिक्स जो संबंधित है वैसे तो मैंने आपको बताया था पहले भी, लेकिन यहाँ पे सुन लो। काइनेसिक्स संबंधित है बॉडी भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है, जैसे कि शारीरिक हाव भाव इससे संबंधित है। तो ये बॉडी लैंग्वेज से संबंधित है, शारीरिक भाषा से। इसमें का भी निम्न में से कौन जो है काइनेसिक्स का एग्जाम्पल है। तो काइनेसिक्स का जो एग्जाम्पल हो जाएगा, देखो आंखों से संपर्क, आई कांटेक्ट, यही इसका एग्जाम्पल है। इसमें का पहला, ठीक है, चलेगा। 97 का पहला। फिर 98 नंबर क्वेश्चन की सांकेतिक भाषा क्या है। तो सांकेतिक मतलब इशारा, इशारा का उपयोग करके गैर मौखिक संचार होता है। इसमें करेक्ट होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बाधिर समुदाय द्वारा व्यक्ति रूप से जो है प्रयुक्त की जाने वाली सांकेतिक भाषा कौन सी है। तो अमेरिकी लाइन भाषा, जिसको हम ASL कहते हैं, इसमें का सी होगा। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन की जो है रंग द्वारा संचार को हम क्या कहते हैं। तो इसमें हम सभी के बारे में हम बताएंगे। तो रंगों के द्वारा जो संचार होता है इसको हम क्रोमेटिक्स कहते हैं। इसमें का पहला होगा। बस थोड़ा सा आपको बता दूं, पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर मुझे भेज देना, उसकी मैं आंसर की करा दूंगा। 8173840090, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8173840090। इस तरह आपको पेपर अपना व्हाट्सअप कर देना है, मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों पर भी, जिससे सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों को रट लें, जो कहीं ना कहीं इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में कल के एग्जाम में मिलने वाले हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।